भारत के लोगों को, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज को, क्या उम्मीदें हैं मोदी जी की सरकार से और निर्मला सीतारमण से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, पेट्रोलियम पदार्थों को लेके सबसे बड़ी पीड़ा आज आम आदमी के सामने है। पेट्रोल के जो भाव 116 रुपये मध्य प्रदेश के अंदर हैं, रसोई गैस जो 900 रुपये के आसपास है। तो अब जो बजट हमारा 23 जुलाई को पेश होने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि मोदी सरकार जो है जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाए, जिससे 30 से 35% की जो कमी उसके अंदर होगी, उससे एक आम आदमी को राहत मिलेगी। ऐसी हम आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में पेट्रोल काफ़ी महंगा है। ऐसा बीच में कई बार ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल देश भर में बिकता है। तो ये एक बड़ा विषय है और सीधे तौर पर बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला है। जाहिर तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, सबको उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार कुछ विशेष प्रावधान होंगे, खासकर जीएसटी को लेकर। सर, आप ये बताइए कि जीएसटी में अगर पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, खासकर पेट्रोल की अगर बात करें, तो कितनी राहत मिलेगी आम जनता को, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में ये सारी चीज़ शामिल हो सकती है? पेट्रोलियम पदार्थ अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो नेचुरली इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिलेगा, वो उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो कहाँ पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, हमेशा ये बात उठती रही, हमेशा ये मांग उठती रही है कि मोदी सरकार जीएसटी के दायरे में ले सकती है पेट्रोलियम पदार्थों को। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक्चुअल में इसमें राज्य सरकार का भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल अकेले अगर डिसीजन ले सकती होती तो बहुत पहले ले चुकी होती। तो राज्य सरकारों की आमदनी को भी ध्यान में रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो राज्य सरकार का थोड़ा सा विरोध रहता है क्योंकि पेट्रोल में राज्य सरकार भी अपनी तरफ से टैक्स को ऐड करती है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल 116 रुपये लीटर मिल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से, मोदी सरकार के बजट से? खासकर अभी अगर मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करूं तो क्या पॉसिबल है, जीएसटी के दायरे में आ सकता है, राज्यों के साथ समन्वय बन सकता है? देखिए, आप अगर देखें कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बजट के लिए इनकम के सोर्सेज हैं, उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ एक बड़ा अहम सोर्स है। और कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाह रही कि उसका वो जो एक आय का स्रोत है वो चला जाए। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट को लाया जाता है तो राज्य सरकारों के पास में कमाई के जरिए खत्म हो जाएंगे। लंबे टाइम से हमारी मांग चली आ रही है कि मोबाइल का जो 18% है उसको 12% किया जाए। रेफ्रिजरेटर, एसी, ये भी सब चीज़ों को 28% का जीएसटी लगता है। ये आवश्यक श्रेणी में आता है। विलासिता की चीज़ों में इसको रखा गया है जिसकी जीएसटी 28% सबसे ज़्यादा मिलती है। भारत देश की अगर हम बात करता हूँ जीएसटी के रूप में, तो 33% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से उनको मिलता है। और अगर हम इसको 12% से नीचे भी स्लैब लेकर आएंगे, उस स्लैब में आएंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण में इसकी सेल बढ़ जाएगी और उसका जीएसटी के रूप में उसको डबल आय की प्राप्ति होगी। मेरा एक दूसरा सुझाव भी है सीतारमण जी को। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुंच रही है। तो दुकानदारों के लिए, जो व्यवसायी हैं, जो इतना सारा जीएसटी देते हैं पूरे देश के अंदर, उनके लिए एक अलग से फंड रिलीफ रखना चाहिए कि आपातकालीन की स्थिति में उन दुकानदारों को फंड यूज़ कर सके और उनके बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड वो फंड उनके यूज़ हो सके। इस तरह का प्रावधान इस बजट में हम व्यापारी वर्ग की तरफ से उम्मीद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एनपीएस जो है कर्मचारियों के लिए दुखदाई साबित हो गई है। उनको जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको 1000-1200 रुपये पेंशन मिलती है। तो पेंशन में का जो गारंटेड पेंशन जो शासन केंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे कि सभी को पेंशन अच्छी मिलेगी। उसके बाद टैक्स स्लैब अच्छा हो। उसके बाद जो आउटसोर्सिंग और संविदा प्रथा जो चल रही है वो बंद हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी बजट कम आ गया है सभी कंपोनेंटों के लिए, उन कंपोनेंटों में बजट बढ़ाया जाए। ऐसी काफ़ी सारी उम्मीदें। 8वां वेतन आयोग गठित हो जिससे और सारी जो 6वें 7वें वेतनमान की जो वेतनमान में ख़त्म हो, ये कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। 23 तारीख का जो बजट आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि कम से कम जो लिमिट है 80C की जो लिमिट 1.5 लाख दी गई है उसको कम से कम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उसको कम से कम 2.5 लाख तो करना चाहिए जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा सेविंग कर सकें। ठीक है, नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी और बेहतर तरीके से बताएंगे। सर, टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 12 सालों से जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो इनकम टैक्स की, वो कभी नहीं बढ़ी। 12 साल पहले 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आज भी स्थिति वही है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय, अगर पुराने टैक्स रिजीम की हम बात करें और उसकी आय 5 लाख से ज़्यादा है,
तो वो 2,50,000 एक रुपये से टैक्स की देने की शुरुआत करता है। और नए टैक्स रिजीम में अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 3,01,000 रुपये के बाद उसकी टैक्स की गणना शुरू होती है। तो आप आज ये समझिए कि जो 12 साल पहले एक लिमिट तय की गई थी उसको बढ़ाया नहीं गया है, और खासकर तब जबकि सरकार द्वारा तय किए गए जितने टारगेट्स हैं वो टारगेट से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। इस बार ये जो बजट होगा पॉली इकोनॉमिक बजट होगा। इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो पहली बार है गठबंधन की सरकार चला रही है, अभी तक ये जो सरकार थी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो थोड़े से जो राहत की जो बदलाव है इस बजट में होने की उम्मीद है। और स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे। जो अपर स्लैब है जो 15 लाख तक का है वो मुझे लगता है कि 20 या 25 लाख रुपए तक का चले जाएगा, या 20 लाख तक मुझे लगता है कि 20% ही टैक्स होगा, और उसके बाद वो मतलब 30% का स्लैब आएगा। और जो सरचार्ज है 1 करोड़ से ऊपर की इनकम का, वो सरचार्ज मुझे लगता है कि जो 15% अभी है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 5% होगा, या फिर और भी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जिस तरह की अभी फाइनेंशियल स्थितियां हैं देश के सामने, अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो चुनाव निपटे हैं, तो बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ इस तरह से नहीं, हालांकि कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं? हाँ, ये बिल्कुल भी लगता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग भी है, और अभी तक ये सरकार केवल वही कर रही थी जो वो करना चाहती थी, लेकिन अब ये सरकार वो करेगी जो कि थोड़ा लोग भी चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होगा। और एक बदलाव और भी हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 है वो मुझे लगता है कि शायद 75,000 तक वो हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, यदि महिलाओं की बात करते हैं, सबसे पहले तो घर की बात आती है, तो बजट घर से ही बिगड़ना शुरू होता है। और मैं कारोबारी हूं, मैं एक अपना प्री स्कूल रन कर रही हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट्स है वो महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए। और कुछ ऐसे स्लैब्स अभी भी हैं जहां पे काउंटिंग नहीं होती है, जिनका मतलब अभी भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता एक प्रॉपर बिजनेस में। जो महिलाएँ रन करती हैं तो उनको भी प्रॉपर बिजनेस में मतलब कनेक्ट करना चाहिए। लाइक प्री स्कूल आज भी प्रॉपर बिजनेस में नहीं काउंट होता है, हमको बेनिफिट्स नहीं मिलते किसी भी चीज़ के, तो उन बेनिफिट्स में हम लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए। हमें भी MSME वगैरह में रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और बेनिफिट्स मिलना। उम्मीदें तो बहुत सारी लगा के बैठे हैं हम। महिलाओं को घर पूरा चलाना पड़ता है। सिलेंडर, सबसे पहले तो मैं सिलेंडर का बोलूँगी। जो सिलेंडर 400 रुपये में आता था वो आज 1,000 रुपये में आता है। और कॉस्मेटिक में देख लीजिए, कॉस्मेटिक में जाएँ तो कॉस्मेटिक इतना महंगा है, उसके बाद फिर जो GST लगता है वो अलग लगता है। या फिर फ़्लाइट के किराए देख लिए, जो स्लीपर पहन के फ़्लाइट करने वाले बोलते हैं तो वो आज कार वाले नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से सबसे कम डिस्टेंस रायपुर से हैदराबाद का है। हैदराबाद का आप आज खोल के देखेंगे तो कम से कम तुरंत पे देखेंगे तो 10,000 रुपये कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर आ जाइए आप, पेट्रोल है, डीजल है, शिक्षाकर्मी है, बस उसमें हम चाहते हैं कि सब में थोड़ा सा होना चाहिए। बजट महिलाओं को करना पड़ता है तो महिलाओं का बजट क्या पूरा बिगड़ जाता है। बजट और ये महंगाई के ऊपर से मैं 2 लाइन बोलूँगी। पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर थैला भर राशन लाते थे, अब थैला भर पैसे लेकर मुट्ठी भर राशन आता है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। बस आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि हम भी मुट्ठी भर पैसे लेके और झोला भर राशन लेके आएँ, बस यही उम्मीद करते हैं। निश्चित तौर पे उन्हें करना ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में उन्होंने सड़कें बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप कर लिया। अब इंडस्ट्री लगाने की बारी है। लेकिन पिछले साल जैसे 11,11,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला एक सेक्टर है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ तो हमारी सीमेंट, स्टील और जो मजदूर वर्ग है उसको एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग के एक बहुत बड़े तबके को रोजगार मिलेगा, और इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश करेंगी और ग्रोथ करेंगी। तो मेरे हिसाब से रोजगार के मुद्दे को शांत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा एक बजट का एलोकेशन उसमें आना चाहिए। बिल्कुल। नवनीत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इंफ्रा सेक्टर को अगर अच्छा बजट देती है सरकार
तो बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी और हमारे जो बेरोज़गार हैं इस देश के, उनको क्या इसमें राहत मिल पाएगी इस बजट में? निश्चित रूप से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी सरकार पैसा डालती है तो उससे क्या होगा, उससे रोड बनेगा। रोड बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, उसके बाद में फिर आपको उसके लिए लेबर चाहिए। तो निश्चित रूप से जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा खर्च करेगी तो रोज़गार का सृजन होगा और रोज़गार के सृजन से ये जो बेरोज़गारी की समस्या है काफ़ी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है। सर, मेरा मानना है कि पिछली बार रियल इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं था। पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। हालांकि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ज़्यादा जोर दिया जाता है, रियल इस्टेट उतनी ही गति से बढ़ता है, जैसा कि हुआ लास्ट 3 सालों में रियल इस्टेट सेक्टर में, खास तौर पे प्रॉपर्टी में 30% का इजाफा है। पर कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि रियल इस्टेट से सिर्फ रियल इस्टेट घर नहीं हुआ, घर के अलावा इंडस्ट्रियल सेटअप में भी लैंड्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बैंक्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रेंट भरने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो रियल इस्टेट से बहुत सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं। देखिए, कृषि प्राइमरी सेक्टर है और लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसको दो तरह से देखें। एक परसेप्शन पिछले 5-7 वर्षों में या 10 वर्षों में आया है कि देश में बहुत अधिक अन्न का उत्पादन हो रहा है और वेस्टेज चीज़ें हो रही हैं। उसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ी आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट की। और जो ये परसेप्शन है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, एक्सेस का प्रॉब्लम है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो चूरा चावल होता है, कनकी जिसको कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़े थे। और अभी पिछले महीने गेहूं का आयात करना का निर्णय सरकार ने लिया है। तो हमारे गोदाम जो हैं वो एक तरह से खाली हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जो बातें हुई हैं, कोविड हुआ, उसके बाद फिर मुफ्त अनाज की जो योजनाएं चली हैं, आगे 5 साल तक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देना है। और मौसम में जो परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा और ठंड कम पड़ी, इससे उत्पादन में असर पड़ा है। और 5 वर्षों में ही हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको गेहूं आयात करने का निर्णय लेना पड़ा है। और जो 40% टैक्स था, इंपोर्ट टैक्स, उसको हटाया गया है पिछले महीने। तो उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, इसके लिए किसानों को मदद करना और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौसम परिवर्तन से लड़ने के लिए किसानों को मदद करे, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिस पर शासन को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, बड़े प्रावधान की बहुत लंबे समय से आवश्यकता है। मैं एक चिकित्सक भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ और बहुत सारे मरीजों की उम्मीदें भी मुझे पता चलती रहती हैं। तो उसमें एक जगह जहाँ पे हम मार खा रहे हैं वो है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी डॉक्टर्स और स्टाफ जो वहाँ पे चाहिए, उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। नए मेडिकल कॉलेज ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ, उनकी भारी कमी है। तो ये फिर अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेंगी तो उन बिल्डिंगों का कोई मतलब नहीं है अगर वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा सेक्टर जो है जहाँ पे करने की ज़रूरत है, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि स्लैब नहीं चेंज हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्लैब जो चेंज नहीं हुआ है वो इंश्योरेंस सेक्टर का है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का है, जिसमें 80D के तहत में काफ़ी छूट मिलनी चाहिए और इससे इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा। इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलने से आम व्यक्ति पे और सरकार पे हेल्थ पे खर्चा करने का जो व्यय है वो कम आएगा। तो ये चीज़ें मिसिंग है। देखिए, अभी तक 2.5 से 3% प्रावधान रहता है। उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे, नई शिक्षा नीति अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। इसका प्रचार प्रसार और टीचरों का अपग्रेडेशन और अधोसंरचना, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये प्रावधान नहीं किया गया तो मुश्किल हो जाएगा इसमें। हाँ, इसके अलावा ये भी है कि कुछ जो GST लगते हैं शिक्षा के इस पे, सामग्री पे, उसको अगर GST से अलग रखा जाए तो थोड़ा बेहतर। संभावनाओं वाले भारत को, उम्मीदों वाले बजट की अच्छी आशा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो आप देखते हैं डिजिटल लर्निंग का, और जवाहर सर ने भी कहा कि GST जो लग रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो ये जो एडुटेक जो कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोचिंग्स लेती है, वो 18% GST उन पे लगता है। वहीं एडटेक के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें करीब 28% GST लगता है। तो मैं यही चाहूँगी कि इस पर थोड़ा कंसेशन हो, इसमें बजट में इस पर ध्यान दिया जाए।
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विकसित भारत का जो अभी चल रहा है विजन 2047, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो कि 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, बट अगर आप देखें कि टॉप 100 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करें तो इंडिया कहीं नहीं आता उन टॉप 100 में। IIT बॉम्बे जो है वो इट इज़ अमॉन्ग 118th पोजीशन पे है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ सालों में बहुत अच्छा बजट एलोकेशन हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बट क्योंकि हमें compete करना है और टॉप 100 में आना है तो एलोकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली अभी जो डिजिटल लर्निंग जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो, तो मुझे लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो आप बिछाना और मोबाइल ब्रॉडबैंड्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट का पे उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा इजी हो, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो एडुटेक कंपनीज़ हैं उन पे GST कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट और रूरल जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन हम फैला सकें। देखिए, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत शिक्षा में कहीं नहीं खड़ा है, लेकिन उसका काम करने का तरीका ऊपर से नहीं है, नीचे से है कि जहाँ प्रसार ज़्यादा है वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 15 लाख शिक्षकों की कमी है, उसका प्रावधान बजट में हो ही नहीं रहा है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है। दूसरा है कि PM श्री स्कूल 1500 घोषणा तो हो गई है, उसका 60% अधिभार जो है वो केंद्र पे है। ये प्रसार अच्छा है लेकिन वो गुणवत्ता देखना पड़ेगा ताकि हम 100 में आएँ। और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है और उसके लिए टीचरों का प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी मात्रा में होने की ज़रूरत है। सराफा में सोने के जो आयात शुल्क है वो 12.5% है, इसको कम किया जाना चाहिए, 5% किया जाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव में एकरूपता आएगी। यहाँ पर यदि भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं तो यहाँ के कारीगरों की जो ज्वेलरी है वो विदेशों में पसंद की जाती है, तो यहाँ से निर्यात बढ़ेगा, सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त होगी और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। सरकार अभी पूरे देश में, हमारी एक और अनुरोध है सरकार से कि पूरे देश में हॉलमार्किंग जेवर का विक्रय अनिवार्य किया जाना चाहिए, और साथ ही जो निर्माण इकाइयां हैं जो सोने के जेवर का निर्माण करती है उनको यह स्पष्ट रूप से, चाहे वो छोटी इकाइयां हो चाहे बड़ी इकाई हो, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाना चाहिए कि हॉलमार्किंग जेवर का ही निर्माण करे। एक और GST में जो अभी पुराने GST के लिए नोटिस दी गई है, उसमें हमारा ये अनुरोध है कि 10,000 से कम की जितनी नोटिस है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। इससे मुकदमेबाजी भी कम होगी और विभाग का बोझ भी कम होगा। अभी सरकार वन नेशन वर्ल्ड गोल्ड प्राइज लाने की योजना पर तैयारी कर रही है। हमारा उसमें ये अनुरोध है कि उसमें सामान्य व्यापारी के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार चांदी में भी हॉलमार्किंग, जैसा सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी वैसे चांदी में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है, ऐसी सरकार की योजना है। तो हमारा उसमें अनुरोध है, जैसा सोने में 2 ग्राम से कम जेवर पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, उसी प्रकार चांदी के जेवर में भी 100 ग्राम से कम जेवर पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की 3rd नंबर की इंडस्ट्री है। आयरन और कोल के बाद में जो कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है, एक टूरिस्ट अगर इंडिया के अंदर आता है, फॉरेनर आता है, तो 12 लोगों को रोज़गार देता है वो। तो इतनी ज़्यादा रोज़गार की संभावना है और फॉरेन रेवेन्यू की संभावना है। हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे तो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है 17 करोड़ टूरिस्ट है डोमेस्टिक में, लेकिन बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या जो है 60 लाख के आसपास है। अगर इसको बढ़ाई जाए, अगर फैसिलिटी बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाए, तो वो 60 लाख से बढ़कर अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ होते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में आएगी। दूसरा, पिछले वर्ष इन्होंने बजट दिया था टूरिज़्म में 2400 करोड़ का, और उसको 2 या 3 महीने बाद
एक तो पहले ही उन्होंने बजट कम दिया था और उसके बाद उसको रिवाइज करके 1700-1800 करोड़ कर दिया था। तो वो टोटल देखिए यूनियन टेरिटरी मिला के 29 राज्य हैं हमारे यहाँ, और 29 राज्य के लिए अगर 2400 करोड़ का बजट दोगे तो कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक टूरिस्ट आता है तो 15-16 लोगों को रोजगार देता है, तो उस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बजट अच्छा खासा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी स्वयं लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने संकेत दिया था कि पर्यटन इंडस्ट्री को जो है टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, और अब मुझे ऐसा लगता भी है। और बजट में अगर अच्छा बजट देंगे, पैसा अगर सैंक्शन करेंगे तो नो डाउट, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत ही चांसेस है टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के। हमारे ये सुझाव हैं, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से माननीय वित्त मंत्री जी को भेजा भी है। जो आज से 4 साल 5 साल पहले 7% में ओडी और सीसी के लोन्स मिलते थे, आज वही चीज़ हमें 9.5 और 10% में मिल रहे हैं। तो एक जो 2.5% और 3% का एक जो भार एमएसएमईज़ पे पड़ा है, उसको थोड़ा सा रिबेट किया जाना चाहिए, और जो रेपो रेट है उसको कम करने से ही ये चीज़ पॉसिबल होगा, ताकि एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है जो अभी शटडाउन्स हो गई है, मैक्सिमम 40 to 50% छत्तीसगढ़ की एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई है, तो उसमें कुछ ऑक्सीजन मिलेगा तो वापस से जागेंगे। और एक जो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स का, वो 5 लाख रुपीज़ लास्ट 10 ईयर से है, उसको बढ़ा के 7.5 लाख मिनिमम करना चाहिए, उस पर कोई भी टैक्स ना लगे। थोड़ा सा एटलीस्ट 10 साल से आप वो सेम चीज़ रखिए, उसको थोड़ा बढ़ाओगे तो व्यापारियों में भी एक जागरूकता फैलेगी और लोग आगे से आगे बढ़ के टैक्स पटाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न्स और बढ़ेंगे। और एक और चीज़ है जीएसटी से रिलेटेड, जो बायर्स हैं अगर वो किसी से खरीद रहे हैं माल, और आप अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया है सेलर, आप मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट जो माल खरीदा है बायर्स को पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर केसेस और पेनल्टीज़ लगा रहे हैं। हमारा ये व्यापारिक संगठन की ओर से एक रिक्वेस्ट है कि जो माल बेचा है अगर वही डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो पहले आप उन्हें पकड़े, ना कि जिसने माल खरीदा उसे। ये चीज़ की एक जो मतलब तकलीफ आ रही है आज व्यापारियों में, वो चीज़ दूर होनी चाहिए। आपने जो ईवी की बात की, तो ईवी में ऐसा है कि सरकार प्रमोट तो कर रही है ईवी को काफ़ी कुछ, लेकिन उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसके लिए उस पर जो है बहुत ज़्यादा अभी तक कोई वर्किंग नहीं हुई है। दूसरा, ईवी के साथ साथ अगर जो हाइब्रिड कार्स हैं उनको भी सरकार को प्रमोट करना चाहिए, उस पर भी जीएसटी जो है जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड में अभी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उस पर 45% करीब जीएसटी है, तो उसको 28% के स्लैब में लाएँ तो हाइब्रिड भी प्रमोट होगा। इससे इन्वायरमेंट में भी बहुत कुछ ये मिलेगा, जो कि आज एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या पर्यावरण की। इसके अलावा पिछले कुछ समय से देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो स्पेशली टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो है, टू व्हीलर में जीएसटी 18% है, इसको कम किया जाना चाहिए। 28% है, इसको 18% के स्लैब में लाना चाहिए। टू व्हीलर में ही जो एक सुरक्षा का बहुत बड़ा ये है हेलमेट पे जीएसटी लगता है, इसको जीएसटी फ्री किया जाना चाहिए। पहले अगर हम देखेंगे कि जब वेट हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, तो हेलमेट जो है टैक्स फ्री था, लेकिन जीएसटी आने के बाद उसको जीएसटी के इस पे लाया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किल्स मैन पावर की। आज हम छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे गांव में ऑटोमोबाइल पहुंच गया है, लेकिन वहां पर स्किल मैन पावर नहीं मिलता है। इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट को ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए मैन पावर के, और क्योंकि ऑटोमोबाइल